A very good afternoon to all my dear friends. Myself Prerna, welcome you to my YouTube channel Business World. Today we are going to start part 2nd of chapter 2nd class 12th business studies named Principles of Management. See guys, when we are talking about the principles of management, there are few principles which are developed by the Henry Fayol and there are few principles which are developed by the F.W. Taylor. From today we are going to discuss Henry Fayol's principles. सी गाइज, हेनरी फियोल ने इन टोटल हमें 14 प्रिंसिपल्स प्रोवाइड किए हैं. फाइन. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस 2 आउट ऑफ दोज 14. द वेरी फर्स्ट इज द प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क. फाइन गाइज, डिवीजन क्या है? डिवीजन का मतलब है डिवाइड कर देना. ठीक है, पार्ट्स में किसी चीज़ को बांट देना. जब आपने उस टर्म डिवीजन को कनेक्ट किया वर्क के साथ तो क्या बना कि एंटायर वर्क को डिवाइड करना स्मॉल टास्क के अंदर. फाइन. सो बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क क्या कहता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जितना भी वर्क है उसको आप पार्ट्स में डिवाइड कर दो, मतलब स्मॉल टास्क्स के अंदर डिवाइड कर दो. एंड डिवाइड करने के बाद जो काम आपने डिवाइड किया है वो आप अपने एम्प्लॉयज़ को अलॉट करो. किस बेसिस पे? उनकी क्वालिफिकेशन के बेसिस पे एंड उनकी एक्सपर्टाइज, उनकी कैपेबिलिटीज़ के बेसिस पे. फॉर एग्जाम्पल गाइज, हम स्कूल का ही एग्जाम्पल लेके चलते हैं. स्कूल के अंदर कितना सारा वर्क होता है. क्लीनिंग होती है, टीचिंग होती है, मैनेजमेंट होता है. ठीक है, रिसेप्शन वगैरह हम कह सकते हैं कि क्लर्क डिपार्टमेंट का वर्क होता है. अब सारा काम एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक पर्टिकुलर पर्सन तो नहीं करता. ठीक है, वो डिवाइडेड होता है सभी लोगों के अंदर. बेसिकली क्लीनिंग कौन करता है? स्वीपर करता है. टीचिंग का काम कौन करता है? टीचर करता है. मैनेजमेंट कौन करता है? मैनेजर करता है. और क्लर्क और रिसेप्शन का काम हम किसको अलॉट करते हैं? एक ऐसा पर्सन जिसकी इतनी कैपेबिलिटी है, वो इतना एक्सपर्टीज़ है कि वो अच्छे से टाइपिंग कर सके. फाइन. सो डिवीजन ऑफ वर्क जो है हर तरह की ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो प्रॉफिट मेकिंग है, नॉन प्रॉफिट मेकिंग है, चाहे वो बिग ऑर्गेनाइजेशन है, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है, हर तरह की ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिवीजन ऑफ वर्क किया जाता है. अब गाइज, हमें बात करनी है कि अगर हम डिवीजन ऑफ वर्क वाला प्रिंसिपल अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करते हैं तो उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या होगा. सी, सबसे पहला पॉजिटिव इम्पैक्ट है स्पेशलाइजेशन. फाइन. देखो गाइज, जब आप वर्क को डिवाइड कर रहे हो हर पर्सन की कैपेबिलिटीज़ के साथ, ठीक है, हर पर्सन की एबिलिटी के साथ, और आपकी ऑर्गेनाइजेशन में एक पर्टिकुलर पर्सन एक पर्टिकुलर काम को कर रहा है. फॉर एग्जांपल, टीचर अगर सिर्फ टीचिंग ही कर रहा है तो अल्टीमेटली क्या होगा? ओवर द पीरियड ऑफ टाइम स्पेशलाइजेशन बिल्डअप हो जाएगी उसकी. फाइन. तो सबसे पहला पॉजिटिव इफेक्ट क्या है कि ये एम्प्लॉयज़ के अंदर स्पेशलाइजेशन को बिल्डअप करने में हेल्प करता है. सेकेंड पॉजिटिव इफेक्ट क्या होगा? लेस बर्डन स्टाफ. ऑब्वियसली गाइज, जब काम हमने डिफरेंट लोगों में डिवाइड किया तो एक पर्सन के ऊपर स्ट्रेस नहीं होगा. हर एक पर्सन को पता होगा कि ठीक है, मुझे इतना ही काम करना है. तो अल्टीमेटली क्या होगा कि जितना भी हमारा स्टाफ होगा वो लेस बर्डनड होगा, कंफर्टेबली काम करेगा instead of working in stress. Fine. Next positive effect will be efficiency. See guys, efficiency term हम अब तक बहुत बार यूज़ कर चुके हैं. Fine. Efficiency क्या है? Optimum utilization of resources. Fine. देखो, अब हमने डिवीजन ऑफ वर्क किया. एक एम्प्लॉय वन पार्ट ऑफ जॉब ही कर रहा है. टीचर सिर्फ टीचिंग ही कर रहा है, स्वीपर सिर्फ क्लीनिंग ही कर रहा है. अल्टीमेटली उसका रिजल्ट क्या होगा? एक्सपर्टाइज डेवलप हो जाएगी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. देखो गाइज, जब आप किसी काम को करते रहते हो तो आप उस काम में एक्सपर्ट हो जाते हो. और एक एक्सपर्ट पर्सन क्या करता है? हमेशा एफिशिएंसी में कंट्रीब्यूट करता है, मतलब वो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करता है रिसोर्सेज का. फाइन. तो एक और पॉजिटिव इफेक्ट हम लोगों का क्या आएगा अगर हम डिवीजन ऑफ वर्क करते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एफिशिएंसी डेवलप होगी. नेक्स्ट पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क इज इफेक्टिवनेस. गाइज, इफेक्टिवनेस टर्म भी हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, विच क्लियरली मीन्स द टाइमली कंप्लीशन ऑफ द टास्क. फाइन. देखो गाइज, आपने क्या किया? आपने काम को डिवाइड कर दिया अपनी ऑर्गेनाइजेशन में. जैसा कि मैंने कहा कि जब आप काम डिवाइड कर रहे हो, एक पर्सन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक ही टास्क को परफॉर्म कर रहा है. अल्टीमेटली क्या होगा? एक्सपर्टाइज डेवलप होगी. जब एक्सपर्टाइज डेवलप हो जाएगी तो अल्टीमेटली वो पर्सन क्या करेगा? अपने दिए गए काम को जल्दी से
क्विकली कंप्लीट कर पाएगा। तो अल्टीमेटली क्या होगा, जब टास्क आपका क्विकली कंप्लीट हो रहा है, टाइम पे कंप्लीट हो रहा है, सो दैट विल लीड टू द इफेक्टिवनेस विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। The next positive effect of applying the principle of division of work within your organization is timely goal achievement। कैसे? देखो, आपने एक एम्प्लॉय को एक टास्क दिया, ठीक है, वो वाला एम्प्लॉय एक अलॉटेड टास्क को ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कर रहा है, जिससे उसकी एक्सपर्टाइज डेवलप हो रही है। दैट एक्सपर्टाइज इज डायरेक्टली कॉन्ट्रीब्यूटिंग टूवर्ड्स द इफेक्टिवनेस एज वेल एज द एफिशिएंसी। एंड एज वी ऑल नो, व्हेन द एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस एंड एक्सपर्टीज वर्क्स टुगेदर विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, दिस विल अल्टीमेटली रिजल्ट्स इन द टाइमली गोल अचीवमेंट। Fine. So this is also a positive effect of applying the principle of division of work within your organization. So guys, from the above discussion, when we summarize the positive effects of principle of division of work, these are: first, specialization; second, less burdened staff; third, effectiveness; fourth, efficiency; and fifth, timely goal achievement. सी गाइज, हम लोगों ने देखा कि पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स क्या होंगे अगर हम प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क को अप्लाई करते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। अब हम बात करते हैं कि कॉन्सिक्वेंसीज क्या होंगी, नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्या होंगे अगर हम प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क को वायलेट करते हैं। फाइन। सो द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज़ नो स्पेशलाइजेशन। देखो, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में काम जो है वो डिवाइडेड नहीं है। टीचर टीचिंग भी कर रहा है, वो स्वीपिंग भी कर रहा है, एज अ रिसेप्शनिस्ट भी वर्क कर रहा है। जब एक पर्सन 3 फील्ड्स के अंदर काम कर रहा है तो क्या होगा, उसका किसी भी एक फील्ड के अंदर स्पेशलाइजेशन बिल्डअप नहीं हो पाएगी। फाइन। मोर बर्डन स्टाफ। देखो, एक टीचर को पता है कि मुझे ये 3 काम करने हैं, ऑब्वियसली वो क्या है, हमेशा एक स्ट्रेस में रहेगी। मतलब अगर आप प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क को वायलेट करते हैं तो आपका स्टाफ ज़्यादा बर्डन में रहेगा। फाइन। लैक ऑफ एफिशिएंसी। ऑब्वियसली गाइज, अगर आप बर्डन में हैं, आपके एम्प्लॉयज़ बर्डन में हैं, तो होगा क्या, वो हमेशा स्ट्रेस में रहेंगे। और जब भी हम स्ट्रेस में किसी काम को करते हैं वो काम बिगड़ता ही बिगड़ता है। जब काम बिगड़ा मतलब एफिशिएंसी लूज़ हुई। तो मतलब अगर हम प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क को वायलेट करेंगे तो हमारा बर्डन स्टाफ जो है वो हमेशा स्ट्रेस में रहेगा, और स्ट्रेस में रहने की वजह से वो एफिशिएंटली वर्क नहीं कर पाएगा। फाइन। इफेक्टिवनेस डिक्रीजेस। सी गाइज, इफेक्टिवनेस कैसे डिक्रीज होगी? सी गाइस, जब भी हम लोग स्ट्रेस में होते हैं हमारी बॉडी जो है वो बहुत जल्दी थक जाती है। फाइन। अब आप पहली बात तो एक टीचर को 3 काम करने हैं, उसकी बॉडी वैसे ही जल्दी टायर्ड हो जाएगी। फाइन। सेकेंडली, जब वो, क्योंकि उसको बहुत सारे काम करने हैं और हमेशा स्ट्रेस में रहेंगे तो भी उनकी बॉडी क्या है, जल्दी टायर्ड होगी। अल्टीमेटली जो काम जिस टाइम पे ख़त्म होना चाहिए वो काम उस टाइम के ऊपर कंप्लीट नहीं होगा। और इफेक्टिवनेस क्या कहता है, टाइमली कंप्लीशन ऑफ टास्क। मतलब अगर आपने काम को डिवाइड नहीं किया तो उससे क्या होगा कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी टास्क हैं वो टाइमली कंप्लीट नहीं हो पाएंगे, विच विल अल्टीमेटली कॉन्ट्रीब्यूट टूवर्ड्स द डिक्रीजिंग ऑफ इफेक्टिवनेस इन योर ऑर्गेनाइजेशन। फाइन गाइज, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। फाइन। नाउ द फिफ्थ कॉन्सिक्वेंसी ऑफ वायलेटिंग द प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क इज नो टाइमली गोल अचीवमेंट। सी गाइज, हमें पता है अगर हम टाइमली अपने गोल को अचीव करना चाहते हैं तो हमें 3 चीज़ें चाहिए। फाइन। एक्सपर्टाइज, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। पर क्योंकि हमने क्या किया, डिवीजन ऑफ वर्क ही नहीं किया, जिसकी वजह से क्या हुआ, कोई एक्सपर्टीज़ डेवलप नहीं हुई, एफिशिएंसी भी डिक्रीज़ हो गई एंड इफेक्टिवनेस भी डिक्रीज़ हो गई। अल्टीमेटली क्या होगा कि जितने भी गोल्स हम अचीव करना चाहते थे उसको हम टाइमली अचीव नहीं कर पाएंगे। सो गाइज, समराइजिंग ऑल द कॉन्सिक्वेंसीज, मतलब क्या नेगेटिव इफेक्ट्स आपकी ऑर्गेनाइजेशन पे आएंगे, हम उसको देखते हैं। द वेरी फर्स्ट इज नो स्पेशलाइजेशन, सेकेंडली मोर बर्डन स्टाफ, थर्ड इफेक्टिवनेस डिक्रीजेज, फोर्थ लैक ऑफ एफिशिएंसी एंड फिफ्थ नो टाइमली गोल अचीवमेंट। See guys, the next principle which is given by Henry Fayol is principle of authority and responsibility। देखो, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, आपने किसी को जिम्मेदारी दे दी। फाइन। अथॉरिटी क्या है, अथॉरिटी इज़ अ टर्म विच इज़ सिनोनिमस टू पावर। मतलब हम पावर को ही अथॉरिटी और अथॉरिटी को पावर कहते हैं। फाइन। बेसिकली गाइज, ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि आपने अगर अपनी ऑर्गेनाइजेशन में
एक एम्प्लॉय को कोई जिम्मेदारी दी है पूरी करने के लिए, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको दी है, तो आप उसको पावर दो कि वो क्या करे, वो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल भी कर पाए। फाइन। फॉर एग्जाम्पल मान लो आपने प्रोडक्शन मैनेजर से कहा कि कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करना है, लेट्स सपोज पेन, ठीक है, तो आप उसको इतनी पावर दो कि वो उस पेन को मैन्युफैक्चर करने के लिए रॉ मटेरियल भी परचेज कर पाए। फर्स्ट थिंग। सेकेंडली, प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या कहता है, देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी, विच क्लियरली स्टेट्स दैट ना ही तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी से ज़्यादा होनी चाहिए, ना ही हमारी अथॉरिटी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी से ज़्यादा होनी चाहिए, बिकॉज इन दोनों केसेस के अंदर ही हमारी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर एक नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। फाइन। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ दिस प्रिंसिपल। देखो गाइस, कंप्लीशन ऑफ टारगेट। आपने एक टारगेट सेटअप किया कि मुझे पर वीक, ठीक है, एवरी वीक मैं 1000 पेन मैन्युफैक्चर करना चाहती हूँ, जिसके लिए आपने क्या किया, प्रोडक्शन मैनेजर को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि आपको हर वीक 1000 पेन मैन्युफैक्चर करने हैं। साथ में आपने क्या किया, आपने उन्हें अथॉरिटी दे दी, मतलब पावर दे दी कि 1000 पेन पर वीक मैन्युफैक्चर करने के लिए जितना भी आपको रॉ मटेरियल चाहिए आप वो परचेज कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली क्या होगा, जो टारगेट आपने सेट किया था, टारगेट क्या था 1000 पेन को मैन्युफैक्चर करने का, आप टाइमली क्या है कि उस टारगेट को कंप्लीट कर पाएंगे। सो दिस इज द वेरी फर्स्ट पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ दिस प्रिंसिपल। सेकेंड पॉजिटिव इफेक्ट क्या होगा गाइस, जैसा इस प्रिंसिपल ने कहा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी के अंदर एक बैलेंस स्ट्राइक करके रखो, ना ही तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा हो अथॉरिटी से, ना ही अथॉरिटी ज़्यादा हो रिस्पॉन्सिबिलिटी से। फाइन। तो अल्टीमेटली क्या होगा, जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उतनी ही अथॉरिटी, जितनी अथॉरिटी उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो किसी भी तरीके से आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पावर का मिसयूज नहीं हो पाएगा। सो दिस इज द सेकेंड पॉजिटिव इफेक्ट of applying the principle of authority and responsibility in the appropriate manner within your organization. Summarizing all the positive effects of principle of authority and responsibility gives us 2 points. First of all, completion of target, fine, and second is no misuse. We have already explained these two. See guys, moving forward to the consequences of violating this principle. फाइन। मतलब क्या नेगेटिव इम्पैक्ट्स आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आएंगे अगर आप प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को अप्लाई नहीं कर रहे हो या उसको वायलेट कर रहे हो। फाइन। देखो, प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी ने क्या कहा कि अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो तो पावर भी दो, ठीक है, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करने के लिए। अब हुआ क्या, आपने क्या किया, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को ये तो कह दिया कि 1000 पेन मैन्युफैक्चर कर दो पर वीक, पर आपने उन्हें क्या किया, इतनी पावर नहीं दी कि वो रॉ मटेरियल को परचेज कर पाए। अल्टीमेटली हुआ क्या, आपने प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात नहीं मानी, जिसने क्या कहा था कि रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर दे रहे हो तो पावर भी दो क्या, उस रॉ मटेरियल को परचेज करने के लिए। अल्टीमेटली होगा क्या, आपने एक टारगेट तो प्रोवाइड किया पर टारगेट को कंप्लीट करने के लिए पावर नहीं दी, तो कोई भी टास्क कंप्लीट नहीं हो पाएगा। फाइन। सेकेंडली, प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ने क्या कहा था, स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड द अथॉरिटी, जिसमें उसने क्या कहा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। आपने क्या किया, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को 1000 पेन पर वीक मैन्युफैक्चर करने थे। फाइन। अब उसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए उन्हें रॉ मटेरियल चाहिए था सिर्फ और सिर्फ 2000 रुपीज़ का, बट आपने क्या कहा प्रोडक्शन मैनेजर से कि चलो ठीक है, मैं आपको आपका टारगेट पूरा करने के लिए पावर दे रहा हूँ कि आप 10,000 तक का रॉ मटेरियल परचेज कर सकते हो। अल्टीमेटली आपने क्या किया, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो कम थी, ठीक है, पावर कितनी रिक्वायर्ड थी उसके हिसाब से 2000 चाहिए थी, पर आपने दी कितनी, यानी आपने पावर बहुत ज़्यादा दे दी। अब अल्टीमेटली होगा क्या, इस पावर का मिसयूज़ होगा। अगर पावर की मिसयूज़ की हम बात करें, मतलब देखो प्रोडक्शन मैनेजर को क्या लगेगा, चलो ठीक है यार, रॉ मटेरियल तो 2000 रुपीज़ तक का ही चाहिए था, मेरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से पावर तो ज़्यादा मिल गई है, मैं 10,000 तक का रॉ मटेरियल परचेज कर सकता हूँ। अल्टीमेटली वो क्या करेगा, इस टारगेट को अचीव करने के लिए जो रॉ मटेरियल वो 10,000 का परचेज करेगा उसकी वो क्या करेगा, वेस्टेज करेगा।
फाइन, एक इग्नोरेंट एटीट्यूड से वो काम करेगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली है क्या, अगर आपने प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं फुलफिल किया तो आप टाइमली अपने टास्क भी कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं। साथ ही साथ अगर आपने एक बैलेंस स्ट्राइक नहीं किया तो क्या हो रहा है, आपके ऑर्गेनाइजेशन में मिसयूज हो रहा है किस चीज़ का, अथॉरिटी का। Summarizing the consequences of violating the principle of authority and responsibility, we get 2 points. No completion of the target. Secondly, misuse of the authority. Fine. So guys, today we have discussed only 2 principles out of the 14 which is given by the Henry Fayol. Tomorrow's topic of discussion will be principles of management which is given by Henry Fayol, in which we will again take all the principles that are given by the Henry Fayol. आई होप आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अ वेरी थैंक्स टू ऑल।